हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के CSAS रजिस्ट्रेशन हैं वो शुरू हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट फ़िलहाल 10 अगस्त है। रजिस्ट्रेशन भी करना है आपको, इसी बीच चॉइस फिलिंग भी करनी है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपको पे करनी है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जो बच्चों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं और कुछ क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट्स की, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लॉगिन प्रॉब्लम से रिलेटेड। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट जब वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर यहाँ लॉगिन का ऑप्शन नहीं है या रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन या तो लैपटॉप से ही कर पाओगे या फिर अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो कोई ऐसा ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिए जो डेस्कटॉप साइट में आप लोगों की वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। क्रोम ब्राउज़र या कोई दूसरा ब्राउज़र भी होते हैं बहुत से, कहने को तो उसमें डेस्कटॉप मोड में आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो, लेकिन कुछ फ़ीचर्स ऐसी होती हैं जो तब भी काम नहीं करती हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक ब्राउज़र होगा, हालांकि इस ब्राउज़र से रजिस्ट्रेशन करने में आपको कुछ परेशानी आ सकती हैं। इसका आप ट्राई कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो। अदरवाइज़ लैपटॉप से ही आप ट्राई करोगे, आपको सारे ऑप्शन विजिबल होंगे, चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन हो, चाहे वो लॉगिन वाला ऑप्शन हो। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेरी की। प्रोफाइल डिटेल के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जहां बच्चों को परेशानी आ रही हैं। पहला तो ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन DU से करी है, SOL से या NCF से करी है, 2022 में कर चुके हो या उससे पहले, या इवन इस साल 2023 में भी करी है आपने, तो ये जो ऑप्शन आता है कि इफ़ यू पास आउट फ्रॉम DU, तो उसको आप येस करोगे, नो नहीं करोगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के तो ही आप इस ऑप्शन पे नो करोगे। इसके अलावा इनरोलमेंट नंबर आपको आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा। SOL के अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से इनरोलमेंट नंबर चेक कर लो। ये डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा मैं, उस वीडियो में SOL से जिसने ग्रेजुएशन करी है वो इनरोलमेंट नंबर कैसे चेक कर सकता है, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की वीडियो है, वो वीडियो जाकर देख लो। ठीक है, तो इनरोलमेंट नंबर की जगह इनरोलमेंट नंबर ही लिखिए, कुछ और चीज़ें मत लिखिए। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है DU के अलावा, आपकी मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर नहीं होता है, आपका कॉलेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो उस कंडीशन में अपना एग्ज़ाम रोल नंबर लिख दीजिएगा। इसके बाद कॉलेज नेम के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आप DU से ग्रेजुएशन आपने करी है तो आपके लिए ये ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आपने ग्रेजुएशन रेगुलर या NCF से करी है तो तब तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन SOL से करी है तो करंटली उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर SOL साउथ सेंटर का एक ऑप्शन आ रहा है और कोई भी ऑप्शन SOL के नाम पर नहीं आ रहा, और उसमें कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि हम अदर पे क्लिक करके मैनुअली SOL लिख दें। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि भाई SOL साउथ सेंटर का ऑप्शन आ तो रहा है तो इसी को ही फिल कर दीजिए फ़िलहाल, अगर आपने SOL से ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं इस ऑप्शन के अलावा। 3 से 4 दिन रुकना चाहते हो, वेबसाइट पर वेट करना चाहते हो, कर सकते हो, अदरवाइज़ ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इन केस आपने SOL से ग्रेजुएशन करी है तो। इसके अलावा ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट, इससे क्या होता है भाई, आपने अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन करी है, जितनी भी आपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट करी हैं, सबका क्रेडिट दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और उसका एक ID बना दी उन लोगों ने कि भाई इस ID के अंदर जितनी भी आप क्रेडिट्स अर्न करते रहोगे यहाँ पर वो इकट्ठा होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। तो उसके लिए एक ABC अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक वेबसाइट है, ये है आप लोगों के लिए वेबसाइट ABC की। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसमें वेबसाइट में अकाउंट बनाने से पहले मेक श्योर कि आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि OTP वगैरह आएगा अकाउंट बनाने के बाद तो वो वहाँ दिक्कत कर सकता है अगर फ़ोन नंबर लिंक नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर आओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में देखिए लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। स्टूडेंट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पहले आपको न्यू यूज़र साइनअप पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP करना है। OTP डालने के बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी चीज़ें यहाँ पे बनानी है आपको। यूज़र नेम खुद का बनाना है, पिन खुद का बनाना है, देन वेरीफाई कर लोगे। वेरीफाई करने के बाद
आप इसको फिर लॉगिन करोगे अपना मोबाइल नंबर या पिन से या यूज़र नेम या पिन से, जिस भी मोड से लॉगिन करना चाह रहे हो या अदर मोड से लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज शो करेंगी, उसमें ज्वाइन ABC अकाउंट का भी ऑप्शन रहेगा, वहाँ जाकर ABC अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, कोशिश मैं करूँगा इन फ्यूचर वीडियो बनाने की, लेकिन आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। काफ़ी ईजी प्रोसीजर है। आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिए, 2 से 3 दिन में लिंक हो जाता है वो। उसके बाद इस प्रोसेस को कर लीजिएगा। देन आप जो है इस अकाउंट को बनाने के बाद फॉर्म के अंदर उसको ID को लिख दीजिएगा। वैसे इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं थी इस ID को, DU को अपने फॉर्म के अंदर ऐड करने की, बट क्या ही कर सकते हैं आप, जो चीज़ें हैं उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा जी, इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन है, उसमें अगर आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप येस कर लेना। डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे, वैलिड डॉक्यूमेंट, वो अपलोड कर देना। जो CSAS वाला डॉक्यूमेंट आया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन 2023-24। यहाँ आओगे, पोस्ट ग्रेजुएट के सेक्शन में CSAS का डॉक्यूमेंट जो आया हुआ है, ये वाला डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी गई हैं भाई। स्पोर्ट्स कोटा से आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर से करें अप्लाई करने से पहले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है भाई, 250 रुपये की फ़ीस है जनरल, EWS और OBC के लिए, और रिज़र्व बाकी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। और येस, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100 रुपये और आपके एक्स्ट्रा आप लोगों से लिए जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम वाइज फ़ीस ली जाएगी आप लोगों की, प्रोग्राम वाइज। मतलब कि एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करो तो मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग फ़ीस आपको देनी होगी। इसके अलावा फॉर्म के अंदर एक गैप ईयर का भी ऑप्शन है, तो इसमें यह है कि भाई अगर आपका ग्रेजुएशन 2022 या उससे पहले का है तो गैप ईयर का येस कर देना, दैट्स इट। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा रहा है आपसे, जस्ट एक पूछ रहे हैं और कि गैप ईयर है या नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की बात करते हैं हम। डॉक्यूमेंट की बात हम 2 फेजेस में करेंगे इस वीडियो के अंदर, टाइम लैप्स डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हो आप। डॉक्यूमेंट प्रोफाइल सेक्शन को लॉक करने से पहले भी डॉक्यूमेंट कुछ मांगे जाएंगे, और जब फाइनल पेमेंट करोगे आप फॉर्म भरने के बाद, उससे पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो प्रोफाइल लॉक करने से पहले जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो है आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मांगी जा रही है, और CUET का स्कोर कार्ड, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपके पास होगा, और अगर आपकी कोई रिज़र्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये सवाल करेंगे सर ये डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करें या फिर कैसे करें। देखो जी, फ़ोटो, सिग्नेचर और स्कोर कार्ड तो आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हो, PDF होगी आपके पास स्कोर कार्ड की, अपलोड कर दो। फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड कर दो, ऐसी कोई इशू नहीं है। मार्कशीट अगर आप कोशिश ये कर सकते हो कि सेल्फ अटेस्टेड रहे तो सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करो, नहीं है तो ओरिजिनल वाली मार्कशीट अपलोड करो, ओरिजिनल क्लिक करके अपलोड कर दो। फ़ोटो को भी अपलोड करो तो उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना पहले, फिर अपलोड करना। ठीक है, ऐसे ही जो रिज़र्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल ही अपलोड करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर रिज़र्व कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, SC ST के अलावा OBC या EWS का अगर आपका रिजर्वेशन है तो 31 मार्च 2023 के बाद का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। PWD का अगर आपका है कुछ क्राइटेरिया है तो भाई 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको अपलोड करना है, ऐसा नहीं कि अंडरटेकिंग लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अंडरटेकिंग का प्रोविज़न है वो किसी और चीज़ के लिए है, वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई। एज आई सेड कि डॉक्यूमेंट की बात 2 फेजेस में करेंगे, तो उससे पहले कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे भाई आपकी प्रोफाइल लॉक हो गई, उसके बाद आपका होता है जी कोर्स सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रेफरेंस। इसमें क्या है भाई, कोर्स सिलेक्शन के अंदर आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उन कोर्सेज़ की जिसके लिए आपने CUET का एग्ज़ाम दिया है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। वो कोर्स आप सेलेक्ट करोगे पहले, उसको सेलेक्ट करने के बाद एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करोगे। एलिजिबिलिटी में बच्चे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा मैं एक चीज़ आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 कैटेगरी हम रखते हैं, दोनों कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने ग्रेजुएशन DU से ही करी है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में मैं रखता हूँ उन बच्चों को जिनका ग्रेजुएशन है तो DU का, लेकिन BA प्रोग्राम किया है उन्होंने। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करने में जो ऑप्शन आएगा कि ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो BA प्रोग्राम वाले उसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे भाई। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में DU भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा एक ऑप्शन वहाँ पर और शो होगा भाई, BA ऑनर्स पोल साइंस फ्रॉम DU या BA ऑनर्स हिस्ट्री फ्रॉम DU। आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली शो हो सकता है वो, या BA ऑनर्स सिर्फ शो होगा फ्रॉम DU।
इस तरीके से चीज़ें शो हो सकती हैं। तो आप ये देखना है आपको, अगर आपकी ऑनर्स डिग्री DU से है तो उसको स्पेसिफिकली चूज़ करो। अदरवाइज़ आपका जो डिग्री आपने करी है उसका वहाँ पर स्पेसिफिक नाम ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो फिर वो वाला ऑप्शन चूज़ करो। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को। प्रोस्पेक्टस रीड करते यार फॉर्म भरने से पहले, तो सारी चीज़ें क्लियर होती। इसके बाद आपका प्रेफरेंस सिलेक्शन है। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ मैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज़ करने में कुछ एरर भी आ रहे हैं। मैं क्वेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एरर की बात कर रहा हूँ। सेलेक्ट करते हैं फिर सेलेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। प्रेफरेंस सिलेक्शन क्या है? प्रेफरेंस सिलेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो कोर्स जिन जिन कॉलेजेस में ऑफ़र किया जा रहा होगा, नीचे उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कॉलेज 5 कॉलेजेस में ऑफ़र किया जाता है, तो नीचे 5 कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे और हर कॉलेज के नाम के आगे साइड में 1 से लेकर 5 नंबर तक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। तो मान लो ये हंसराज है आपका, ये हिंदू है आपका, ये रामजस है आपका, ये SRCC है आपका और ये मिरांडा हाउस है आपका। मान लो आप हिंदू कॉलेज को फर्स्ट पे रखना चाहते हो, तो हिंदू कॉलेज के आगे 1 नंबर सेलेक्ट कर लेना। रामजस को 2 पे रखना चाहते हो, रामजस के आगे 2 नंबर सेलेक्ट कर लेना। मिरांडा को 3 पे रखना चाहते हो, मिरांडा के आगे 3 नंबर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के आगे 4 या 5 जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर लेना। ये होता है प्रेफरेंस फिल करना। B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन है, मेक श्योर बहुत केयरफुली रहकर प्रेफरेंस फिल कर लेना। लॉ के लिए अप्लाई करो, प्रेफरेंस का ऑप्शन है सेंटर 1 सेंटर 2, केयरफुल होकर प्रेफरेंस फिल करना। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट या कॉलेज में ऑफ़र किए जाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को प्रेफरेंस का सिर्फ एक ही कॉलेज का ऑप्शन आएगा। तो उसमें ये मत सोचना कि सर मुझे तो एक ही ऑप्शन आया, तो चूँकि वो कॉलेज एक ही कोर्स भी है, क्योंकि वो कोर्स एक ही कॉलेज में ऑफ़र किया जा रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक डिटेल्स की, जो डिटेल डालनी है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट नहीं आया, येस यू कैन अप्लाई। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे बात को समझते रहिए पूरी तरीके से, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पासिंग स्टेटस पूछेगा आप लोगों से, पास हो या अपीयरिंग हो। पास अपीयरिंग डाल देना अपने अकॉर्डिंग। अगर फॉर्म के अंदर अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए, तो पास डाल देना। कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, अगर नहीं है तो ऑप्शन। इसके अलावा डिवीज़न पूछेगा आपसे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवीज़न होती है। अगर आपके 60% से ऊपर हैं तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न डालोगे, 60 से नीचे है, 50 से ऊपर है तो सेकंड डिवीज़न डालोगे, 50% से कम है तो थर्ड डिवीज़न डालोगे। अब आप बोलोगे सर 50% से नीचे है तो एलिजिबल ही नहीं है। कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए चीज़ें बताई जाती हैं। परसेंटेज की क्वारी, और ये मेजर डाउट निकल के आ रहा है भाई, इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने वेट करा DU ऑफिशियल्स के ईमेल का, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी जाएगा अभी कुछ सेकंड्स में। तो पहली चीज़ तो ये है भाई, सेमेस्टर वाइज परसेंटेज उसमें मांग रहा है या ईयर वाइज मांग रहा है। पहले तो आपको ये देखना है भाई। अच्छा, ये जो परसेंटेज कन्वर्ट करने का रूल मैं अब बताऊँगा वो DU का बताऊँगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी की, तो अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी रूल है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, CGPA या SGPA को, तो प्लीज़ उसी रूल के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करें। तो DU का रूल क्या कहता है भाई, अगर तो फॉर्म के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म के अंदर अगर आपसे सेमेस्टर वाइज परसेंटेज लिखने को बोले कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर की भी परसेंटेज लिखो, सेकंड की भी लिखो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सबकी अलग अलग परसेंटेज लिखो, ऊपर एग्रीगेट भी लिखो या एवरेज भी लिखो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है भाई, सेमेस्टर वाइज परसेंटेज को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके सामने है। ये फार्मूला मैंने नहीं बताया, ये DU के हेल्प डेस्क ने मुझे बताया है, क्योंकि मैंने ईमेल करा था उन लोगों को। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सेमेस्टर वाइज परसेंटेज निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। अब क्या है जी, एग्रीगेट परसेंटेज अगर उसमें मांग रहा है, ईयर वाइज मांग रहा है, तो ईयर वाइज CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। अगर सेमेस्टर वाइज मांग रहा है, सेमेस्टर वाइज SGPA को, जो भी फार्मूला यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज निकल जाएगी आप लोगों की। और परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखनी है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपकी परसेंटेज 64 है सिर्फ, तो भाई 64.00 लिखना फॉर्म के अंदर। अगर आपकी परसेंटेज 65.326 है, तो परसेंटेज सिर्फ 32 तक लिखना, 65.32। डेसिमल के बाद के 2 डिजिट तक परसेंटेज लिखनी है। अगर परसेंटेज में कोई राउंडिंग फिगर नहीं है तो पॉइंट के बाद 00 लगा देना। ठीक है भाई, ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है।
अगर जो बच्चा फाइनल ईयर में है तो वो अपनी सेमेस्टर 5 तक की परसेंटेज लिखेगा और उसकी जो एवरेज परसेंटेज होगी फर्स्ट से लेकर 5 तक की जो एवरेज परसेंटेज होगी वो एवरेज परसेंटेज वो एग्रीगेट के अंदर सेक्शन में लिख देगा। ये हो गई परसेंटेज की आपकी क्वारी जो आ रही थी एकेडमिक डिटेल्स की, क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। अब यहाँ पे मैं कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था और ये हमारा लगभग लास्ट स्टेप रहेगा। इसमें दोस्तों ये है कि आपको क्वालिफ़िकेशन की डिटेल डालने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी ग्रेजुएशन DU से है तो आप अपना ग्रेजुएशन का ID कार्ड अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपकी ग्रेजुएशन DU की नहीं है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर अंडरटेकिंग अपलोड करना है। अंडरटेकिंग आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। वीडियो के दौरान मैंने आपको CSCS डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का बताया था। उस डॉक्यूमेंट के अंदर अंडरटेकिंग है माइग्रेशन का, उसको प्रिंट आउट लीजिए, उसको फिलअप करके अपलोड कीजिए। अगर माइग्रेशन अभी आपके पास नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी ने इशू नहीं करा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो अंडरटेकिंग आप लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये हो गई बात ख़त्म। और अगर आपका ग्रेजुएशन DU का है तो आप उस जगह पे ID कार्ड लगाना, दैट्स इट। ये हो गई बात ख़त्म। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे आप लोगों से ग्रेजुएशन की मार्कशीट पूछेगा। हाँ, वहाँ पे ऑप्शन ये है कि भाई ग्रेजुएशन मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट इन अ सिंगल PDF। तो इसमें क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट अटैच करना है और वो अपलोड कर देना है। या डिग्री आपके पास है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ डिग्री अटैच करिए, सिंगल PDF में अपलोड कर दीजिए। 2 तरीका होगा, डिग्री नहीं है प्रोविजनल तो होगा, वो अपलोड कर दीजिए। ये हो गया तरीका एक। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपके पास सिर्फ मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, ना तो डिग्री है, उस केस में अभी 10 अगस्त तक का टाइम है भाई। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दो। अगर DU से ग्रेजुएशन करिए तो 5 से 7 वर्किंग डेज में आ जाएगा, उसके बाद उसको अपलोड कर देना। ठीक है भाई, ऐसा कर देना भाई, वेट कर लो, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे एडमिशन होगा, आपके CUT के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। 8-9 अगस्त को भी फॉर्म फिल करोगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सजेशन मैंने आपको दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको मानना है या नहीं मानना, सिर्फ मार्कशीट अपलोड करनी है, ये आपकी मर्ज़ी है भाई। इसके अलावा जिन बच्चों का फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया तो ऑफ कोर्स बात है यार, कोई सर्टिफिकेट तो होगा नहीं उनके पास, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भाई सेमेस्टर 5 तक की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर दो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि DU खुद बोल रहा है कि भाई फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ये तो लॉजिक वाली बात है यार, फाइनल ईयर वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो अपनी सेमेस्टर 5 की मार्कशीट अपलोड करेंगे। ठीक है, बाकी जब एडमिशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो हो सकता है तो डैशबोर्ड में ऑप्शन दे मार्कशीट अपलोड करने का, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपको अपना चाहिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वायरीज़ जो हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट्स की आ रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिगार्डिंग। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।